हेलो, गुड डे। अब तक हम लोग पार्टिकल इन एन इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल या जिसको सिंपली पोटेंशियल बॉक्स कहते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगी, कितनी एनर्जी होगी, ये हम जानने का प्रयास कर रहे थे और उसके लिए एक वेव फंक्शन डिफाइन किया था। लेकिन जो वेव फंक्शन डिफाइन किया था अभी वो कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड नहीं है, कंप्लीटली आंसर्ड नहीं है। उसमें एक अननोन कांस्टेंट क्वांटिटी ए आता है। इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की उपस्थिति में ही बहुत सारे फीचर्स के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस अननोन कांस्टेंट जो ए है उसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। जो प्रोसीजर इसको निकालने के लिए हम फॉलो करते हैं दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन जो मैथमेटिकल स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे वेव फंक्शन में कैपिटल ए की वैल्यू अननोन कांस्टेंट ए की वैल्यू निकालने के लिए, उसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। कैसे हम ए की वैल्यू निकालेंगे, उस मैथमेटिकल प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। द वेव फंक्शन हैज बीन डिफाइंड एज psi n, दिस इज इक्वल टू a sin n pi x डिवाइडेड बाई l। ये वेव फंक्शन है जिसमें x along the width of the potential well vary करेगा। l is the length or width of the potential well। n के बारे में एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 हो सकता है। पाई इज ए न्यूमेरिकल कांस्टेंट, a अननोन कांस्टेंट है। इस अननोन कांस्टेंट को निकालने के लिए जब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वेव फंक्शन पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था साई n स्क्वायर along the width of the potential well dx। जब ये निकालेंगे और लिमिट हमने रखा था -infinity to +infinity। now the width of the potential well is L, it is ranging from x is equal to 0 to x is equal to L। तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी L। मैं फिर से लिमिट को डिसाइड करने का तरीका बताऊं। पहले पोटेंशियल वेल की विड्थ डिफाइंड नहीं थी तो इसलिए -infinity एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक हमने इसको कर रखा था। अब डिफाइंड है कि पोटेंशियल वेल की विड्थ है L और x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू L तक ये एक्सटेंड करती है। तो इसलिए लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई कैपिटल L, द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल। और सिंस पार्टिकल इज प्रेजेंट इनसाइड द पोटेंशियल वेल तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी और यही मैथमेटिकल प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एंड सिंस द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द पोटेंशियल वेल इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। इसको हम जब लागू करते हैं तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी 0 to L साई n स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x बाई L साई n स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x बाई L dx, दिस इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू निकालनी है। ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से इसको बाहर लिख सकते हैं 0 to L। ये ए स्क्वायर 2 से हम यदि इसको डिवाइड कर दें तो 2 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन स्क्वायर n पाई x बाई L dx, दिस इज इक्वल टू 1।
और क्यों मल्टीप्लाई किया इसलिए डिवाइड करना ही पड़ा, क्योंकि 2 sin x की वैल्यू हम जानते हैं, एंड 2 sin x की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकली वी नो, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, देन a square by 2 is the constant integrated within the limits 0 to L, और 2 sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x, तो 2 ये हो जाएगा 2n पाई x बाई L, 1 माइनस cos 2x dx इट इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए हमने 2 से गुणा किया, 2 से भाग दे दिया, क्योंकि इसको फिर हम इस तरह के टर्म में ला सकते हैं, और इसको अब इंटीग्रेट करना आसान हो गया, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज a स्क्वायर बाई 2, द इंटीग्रल, एक का इंटीग्रल x माइनस कास का ये मल्टीप्लायर आ रहा है x का, तो मल्टीप्लायर 1 बाई करके आ जाता है, तो उलट करके आ जाएगा L बाई 2n पाई, ये जो मल्टीप्लायर है इसका 1 बाई आता है, तो 1 बाई करोगे तो L ऊपर चला जाएगा 2n पाई, और कास का होगा साइन ट्वाइस n पाई x बाई L। ये इंटीग्रेशन करने के उपरांत इतना हमको प्राप्त होगा, और इसमें लिमिट रखना है हमको 0 से L तक, 0 to L, and this must be equal to 1 since particle is present inside the potential well। हम रखें a स्क्वायर बाई 2 x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 0, पहले x के ऊपर रखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस L बाई 2n पाई, और इसमें लिखेंगे अपर लिमिट, तो साइन ट्वाइस n पाई बाई L, ट्वाइस n पाई बाई L, x अपर लिमिट इंटू L माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन ट्वाइस n पाई बाई L, एंड लोअर लिमिट इज 0। वैल्यू रखिए a स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू L माइनस 0 इज L माइनस L बाई 2n पाई, और ये आ गया ब्रैकेट के अंदर साइन L कैंसिल 2n पाई साइन पाई साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई 2n पाई, it is 0, so first term is 0 माइनस ये 2n पाई इंटू 0 है, तो साइन 0 इज 0, so we have a स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ लिख लेते हैं, we get a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट के अंदर L माइनस, और 0 माइनस 0 इज 0, दिस इंटू 0 इज 0, सो सेकेंड टर्म इज 0, so this is and this must be equal to 1। यहाँ भी राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू रखने के बाद दिस इज इक्वल टू 1, ये तो लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, लिमिट सब्स्टिट्यूट के बनने करने के बाद इज इक्वल टू 1, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1, सो केवल L बच जाएगा, 0 माइनस 0 इज 0, any quantity multiplied by 0 is 0, so second term is 0, so inside the bracket we get simply capital L, तो a स्क्वायर बाई 2 is the multiplier, capital L, it is equal to 1, या a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, L नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बाई L,
or A is equal to root 2 by L. So this is the value for the arbitrary constant A appearing in the solution of the wave function. और A की वैल्यू in terms of width of the potential well is now known. L की वैल्यू हमको ज्ञात है और L की वैल्यू ज्ञात है, 2 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो A की वैल्यू अब हमको ज्ञात हो गई और A की वैल्यू ज्ञात हो गई तो एग्जैक्टली डिफाइंड वेव फंक्शन जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, इट इज इक्वल टू साई n इज इक्वल टू रूट 2 बाई L, द वैल्यू फॉर A रूट 2 बाई L साइन n पाई x बाई L. तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो गया और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को निकालने का जो तरीका हम लोग निकालते हैं, जो तरीका हम लगाते हैं उसको हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. सो दिस इज द नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन और इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं. तो इस तरह से साई इज नाउ प्रॉपरली डिफाइंड. ए की वैल्यू हमको ज्ञात है, इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल, तो ज्ञात है. तो इस तरह से टोटलिटी में हमको वेव फंक्शन डिफाइंड हो गया. वेव फंक्शन की प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर्व होगा और एनर्जी डिस्क्रीट वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल होगी, E1, E2, E3 अप टू En, ये सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. सो दिस इज ऑल एज फार एज द पार्टिकल इन एन इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल इज कंसर्न. और इस तरह से एक बार वेव फंक्शन प्रॉपरली डिफाइंड हो गया तो उसकी सहायता से सारे प्रॉपर्टी को हम कंसीडर कर सकते हैं. एनर्जी में आपने देखा था ए आता ही नहीं है, साइन एन में आता था तो चाहे एक से गुणा करो, इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने देख लिया, उसी तरह का होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी भी इसका स्क्वायर करोगे तो वह भी नेचर आपको पता चल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई. इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करा दूं. उस न्यूमेरिकल को यदि आप कर लेंगे, वैसे एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल मैंने बताया है. द अलाउड परमिटेड एनर्जी वैल्यूज फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द पोटेंशियल बॉक्स इज En इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर. और इसमें मैंने बताया था एक्सप्रेशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ. En इज इक्वल टू अलाउड एनर्जी वैल्यूज n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर. और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने कराया. n आपको पता हो, ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. h प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट जानते ही हो. 8 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है. m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हो. और लेंथ ऑफ द पोटेंशियल बॉक्स से दिया रहेगा, इसकी वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम है, 1.5 एंगस्ट्रॉम है, 2 एंगस्ट्रॉम है, 2.7 एंगस्ट्रॉम है. तो विभिन्न परिस्थितियों में E1, E2, E3, E4 की वैल्यू कितनी आएगी, ये इस सूत्र की सहायता से आप कैलकुलेट कर सकते हो और जिसको मैंने आपको बताया था. वेव फंक्शन के बारे में, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के बारे में एक न्यूमेरिकल इस तरह का है. एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जगह पर पार्टिकल भी हो सकता है, मैंने बताया है. ये चार्ज पार्टिकल के लिए भी वैलिड होता है, अनचार्ज पार्टिकल के लिए भी वैलिड होता है. एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड in an
infinitely deep potential well. Infinitely deep potential well of width L. एक पोटेंशियल वेल है, इन्फाइनाइटली डीप है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन कैद है, बाउंड है, ट्रैप्ड, और पोटेंशियल बॉक्स की लंबाई, पोटेंशियल वेल की लंबाई L है। अब आपको ये प्रॉब्लम दी हुई है, अब पता करना है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी of finding the electron find out the probability of finding the electron in the potential well इन द रेंज। पूरे पोटेंशियल वेल में निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी उसकी एक आ जाएगी, और प्रोबेबिलिटी एक आ जाएगी तो 100% पॉसिबिलिटी इज देयर इनटू 100, तो 100% पॉसिबिलिटी इज देयर इलेक्ट्रॉन विल बी इनसाइड द पोटेंशियल वेल। लेकिन थोड़ा सा भी इसमें बढ़ा देते हैं, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द पोटेंशियल वेल इन द रेंज L/4 to 3L/4। तो ये आपका प्रॉब्लम, एक इन्फिनिटली डीप पोटेंशियल वेल है, इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रैप्ड है, पोटेंशियल वेल की लंबाई है L, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, L उसकी लंबाई है। अब पूरी लंबाई में, पूरी पोटेंशियल वेल में यदि पता करना होता तो इलेक्ट्रॉन को उसकी प्रोबेबिलिटी 100% आती। इलेक्ट्रॉन को पता करना है इन द रेंज L/4 to 3L/4। बाईं तरफ 0 से L/4 छूट गया, दाहिनी तरफ 3L/4 से L तक छूट गया। केवल एक पोटेंशियल बॉक्स के अंदर L/4 से लेकर के 3L/4 के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी बनती है, इसको आपको निकालना है। तो इसके लिए हम फिर अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, sin² dx, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हम पढ़ चुके हैं। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। हैड इट बीन इन बिटवीन 0 to L तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती, प्रोबेबिलिटी डिसाइडेड। लेकिन अब पता करना है L/4 से, तो लोअर लिमिट इज L/4 और अपर लिमिट इज 3L/4। L/4 से 3L/4 के बीच में निकालो कि ऑब्वियसली अब 1 नहीं आएगी, पूरे पोटेंशियल वेल में निकालते तो 1 आ जाती, 1 से कम आएगी तो उसको हम प्रोबेबिलिटी को कहते हैं P। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द रेंज L/4 to 3L/4 इज P, और P की वैल्यू फिर निकालनी है। अब आप sin की वैल्यू जानते हो, एग्जैक्टली डिफाइंड है, वहाँ लिखा भी है √2/L sin nπx/L। L ही रहेगा कांस्टेंट में, क्योंकि इसकी विड्थ है L, तो इसलिए ये आ गया इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स L/4 to 3L/4 sin²। तो हम लिख लेते हैं sin की वैल्यू √2/L sin nπx/L, √2/L sin nπx/L का स्क्वायर और dx। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट्स रख देंगे तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। चलिए इसको स्क्वायर करिए पहले। सो P इज इक्वल टू
इंटीग्रल L/4 to 3L/4, स्क्वायर करेंगे 2/L साइन स्क्वायर n पाई x बाई L dx। L विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल है, कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हो 1/L। इंटीग्रल द लिमिट्स आर L/4 to 3L/4 और 2 साइन स्क्वायर को अभी आपने देखा 2 साइन x कितने का, साइन स्क्वायर x कितना होता है 2 साइन स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x, तो लगा दीजिए 2 साइन स्क्वायर x, L को आपने बाहर ले लिया तो 1 माइनस cos ट्वाइस 2x तो 2n पाई x बाई L। इसको इंटीग्रेट करना है, ये ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं लेकिन उसमें लिमिट 0 to 1 थी, अब लिमिट L/4 to 3L/4 है, तो सिस्टमेटिकली इसको करो फिर इसका उत्तर निकल आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल लोअर लिमिट इज L/4 अपर लिमिट इज 3L/4, या इंटीग्रेट करते हैं, ये इंटीग्रल लिखने की आवश्यकता ही क्या है 1/N। तो फिर हम लिख रहे थे इंटीग्रल साइन L/4 to 3L/4, क्यों इंटीग्रल साइन, अब तो सीधे सीधे इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो ऐसा लिख लिया कैपिटल ब्रैकेट 1 का इंटीग्रल हो गया x माइनस, और कर चुके हो जो मल्टीप्लायर है 2n पाई बाई L, ये उलट करके यहाँ आ जाएगा तो L/2n पाई, और कास का होगा साइन 2n पाई x बाई L, और लिमिट रखना है L/4 इज द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट इज 3L/4। अब देखो यहाँ इक्वल टू 1 नहीं मैंने कहीं लिखा, पिछले प्रॉब्लम में इक्वल टू 1 लिखा था क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूरे पोटेंशियल वेल में निकालनी थी 0 to L, तो वह एक आता ही, अब यहाँ पता नहीं कितना आएगा, 1 से कम आएगा, 0.5 से ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि आधे से ज़्यादा पोटेंशियल वेल में निकाला जा रहा है, तो देखिए कितना आता है, तो इसको देखा जाए, या नहीं है तो आधे में कम से कम बीचों बीच में निकाला जा रहा है। एवरेज वैल्यू आपने देखा था, अब फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इन द मिडिल L/2 आता है, जस्ट इन द मिडिल, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर इसको वैल्यू कुछ 0.5 से अधिक आना चाहिए, कितनी इसकी वैल्यू आती है तो हम इसको निकाल लेते हैं, और फिर आपने ये प्रश्न तो लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। और इसकी वैल्यू निकालता है P द प्रोबेबिलिटी, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/L x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3L/4 माइनस लोअर लिमिट इज L/4, तो पहला टर्म हो गया x का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस सेकेंड टर्म L/2n पाई इज द मल्टीप्लाई, तो फिर ब्रैकेट ऐसा ले लें, साइन में ही x आ रहा है तो साइन में ही वैल्यू रखी जाएगी, साइन 2n पाई बाई L, और x की जगह पर पहले अपर लिमिट रखी जाएगी इंटू L/4 माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट तो साइन ट्वाइस n पाई बाई L इंटू x की जगह पर लोअर लिमिट L/4। मुझे लगता है ये आप समझ रहे हो, यहाँ हमने कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर माइनस L/2n पाई इज द मल्टीप्लायर, साइन जहाँ x है उसकी जगह पर अपर लिमिट इज 3L/4, देखो ये गड़बड़ हो गया,
3l/4 माइनस साइन 2n l इंटू लोअर लिमिट l/4। ठीक, ये स्थिति आ गई। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप निकालिए। हमारे ख्याल से इस स्टेप को अब मिटाया जा सकता है। दिस बिकम्स 1/l 3l/4 माइनस l/4 4 है ही है, तो 3 - 1 is 2 2l/4 that is l/2। अब यस 3l/4 minus l/4 2l/4 2 cancels, it is l/2 minus l/2n pi। पहला टर्म देखिए ब्रैकेट के अंदर l कैंसिल्स, 2 से ये कटेगा 2 3n pi/2 pi/2 इज 90 डिग्री और 3 टाइम्स है 3n pi, 3 ऑड नंबर हो जाएगा और ऑड नंबर जब हो जाएगा तो उसमें इसकी वैल्यू माइनस होगी। इवन नंबर के लिए इसकी वैल्यू sin 90 इज 1, ये 1 आता जाएगा 90 का इवन मल्टीप्लायर जब होगा तो, लेकिन ऑड के लिए ये माइनस हो जाएगा तो पहला टर्म आ जाएगा -1। दूसरा का देखिए l कैंसिल्स, इट इज n pi/2 n pi/2 90 का मल्टीप्लायर और 90 का मल्टीप्लायर होगा तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। माइनस ऑलरेडी है ही है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो -1 इज -2, minus makes it plus, 2 cancels, so we get 1/l l/2 minus 2 will cancel, minus makes plus l/n pi। l कैंसिल हो जाएगा, बाहर जो 1/l आ रहा है वो अंदर के l से कैंसिल हो जाएगा। So probability now is l cancels, l कॉमन ले लो तो it is 1/2, l taken outside, l take 1/+2 1/n pi। तो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगा कि ग्राउंड स्टेट है n इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्टेट है n इज इक्वल टू 2, थर्ड एनर्जी स्टेट है, थर्ड वेव फंक्शन कंसीडर करते n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये n के टर्म में उत्तर आपका आ गया। मान लीजिए आपके प्रश्न में ही दिया रहता, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रेंज l/4 to 3l/4 फॉर इन ग्राउंड स्टेट, वहीं लिखा रहता इन ग्राउंड स्टेट, तो शुरू से ही चलोगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। इन ग्राउंड स्टेट दैट इज n इज इक्वल टू 1। तो ग्राउंड स्टेट में यदि निकालना है तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में निकालना है तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। ग्राउंड स्टेट में दिया है तो ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/π n इज 1। ये पहला तो बिल्कुल साफ है 0.5, ये 3.14 का भाग दोगे तो 0.3 से कुछ कम या 0.3 के आसपास ये आएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.3 आएगा।
या इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 0.8 आए। प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज निकालना चाहो तो P इन परसेंटेज, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू 100 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 80%। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी 80% आ गई। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हो सकता है 80 से थोड़ा कम आ जाए, 78 आ जाए, हो सकता है 80 से थोड़ा ज़्यादा आ जाए, 83 आ जाए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये इसका उत्तर हो सकता है। और इस ढंग से यदि न्यूमेरिकल आता है तो उस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे इसे किया जाएगा। एक दूसरा और लें। ये तो आप लोगों ने कर दिया होगा, इसको मिटाया जा सकता है, ये पहले था, पहले इसको कर दें और फिर तब इसको ये भी मिटा लें। ठीक, in a potential box in an infinitely deep potential well, the wave function माने साइन is e raised to the power I k x. In an infinitely deep potential well, the wave function is e raised to the exponential I k x, e raised to the I k x. If the potential well lies in the range 0 is less than x is less than a. If the potential well lies in the range 0 is less than x is less than a, तो potential well की width हो गई a, स्मॉल a, x एक्सिस के लॉन्ग है, इसीलिए x के संदर्भ में दे रहा है। If the potential well lies in the range 0 is less than x is less than a, then normalize the wave function. Normalize the wave function. तो इसमें इसकी जो वेव फंक्शन दिया है e रेज़ टू पावर i k x, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट 1 है। अब नॉर्मलाइज करने पर हो सकता है 1 न रहे, 1 से कुछ भिन्न हो जाए। तो लेट अस सपोज देयर इज ए अननोन कांस्टेंट फैक्टर a इज इन्वॉल्व, a लगा हुआ है। सो लेट अस सपोज the normalized wave function is a e raised to the power I k x, e raised to the power a into e raised to the power I k x। ए हमने मान लिया नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए, दिया है केवल ई रेज़ टू पावर आई के एक्स। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ए की वैल्यू 1 आ जाए, एक यदि आ जाएगा 1 आ जाएगा तो वही रह जाएगा, वही नॉर्मलाइज वैल्यू होगी जो आपको निकालना है। इफ द पोटेंशियल वैल्यू लाइज इन द रेंज 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, देन नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। तो उत्तर यही आ जाएगा यदि ए की वैल्यू 1 आती है तो। 10 साइन
आपने एज्यूम कर लिया ए ई रेज टू द पावर आई के एक्स, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स पर डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड नहीं करता। बाय द वे इस ढंग का फंक्शन है कि आपने पढ़ा है इसको, कॉम्प्लेक्स इन नेचर होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल आई के एक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, और रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जरूरी नहीं कि एन पर डिपेंड करे, ये ऐसी स्थिति है, सब जगह एक ही आ। जब ये वैल्यू साइन एन की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, मान लिया आपने, और फिर इसको नॉर्मलाइज करना है, तो ये मिटा दें। तो नॉर्मलाइज करने के लिए जो तरीका आपने सीखा है, जो जानते हैं, उसी ढंग से इसको करेंगे। नॉर्मलाइज कर दीजिए, इंटीग्रल, और लिमिट्स कहाँ है, इन द रेंज 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए दिया हुआ था, तो 0 to a, स्पष्ट है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज a, साई एन स्क्वायर लिख लो पहले, साई एन स्क्वायर dx, और पोटेंशियल वेल है, इसका मतलब पार्टिकल है। नॉर्मलाइजेशन करने का यही सूत्र है, इससे आप प्रोसीड करो। एक दूसरी प्रॉपर्टी और जानते हो आप कि साइन एन स्क्वायर की वैल्यू इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की सहायता से भी वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू साइन एन इंटू साइन स्टार, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इंटू साइन स्टार। साइन स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साइन dx, इट इज इक्वल टू 1, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू रख दो, वेव फंक्शन आप मान चुके हो, तो आपको ये मिलेगा 0 to a इंटीग्रल ए, पहले साइन की वैल्यू लिखिए, ई रेज टू पावर आई के एक्स इंटू साइन स्टार, ए का ए ही रहेगा, यह केवल आई के एक्स का माइनस आई के एक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो माइनस आई के एक्स डी एक्स, इट इज इक्वल टू 1। समझ में आया? साइन को एज सच लिख लिया, और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए में कोई परिवर्तन नहीं, और ये ई रेज टू पावर माइनस आई के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। आगे इसको प्रोसीड करें, फिर तो आसान हो गया, बहुत आसानी से उत्तर निकल जाएगा। इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 0 to a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, ई रेज टू पावर आई के एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस आई के एक्स, प्लस माइनस जुड़ करके 0, ई रेज टू पावर 0, ई रेज टू पावर 0 इज 1, तो ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, समझे। ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ई रेज टू पावर आई के एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस आई के एक्स, दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ई रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो ए स्क्वायर लिमिट्स 0 to a dx, इट इज इक्वल टू 1। dx इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, x, लिमिट रखेंगे 0 से a, दिस इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर, द अपर लिमिट इज a, द लोअर लिमिट इज 0, दिस इज इक्वल टू 1। कैपिटल ब्रैकेट की वैल्यू केवल a, तो a स्क्वायर इंटू a, दिस इज इक्वल टू 1, और a स्क्वायर it is equal to 1 by a, which gives us the value for a, it is equal to 1 by root a। तो देखा, a आपने माना, और a की वैल्यू अब 1 नहीं आ रही, तो इसका मतलब e रेज टू पावर आई के एक्स एग्जैक्टली डिफाइंड वेव फंक्शन नहीं है। a की जगह पर 1 by root a रखेंगे, तो अब ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा,
साई एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 1/√a साइन ई रेज टू द पावर आई के एक्स। ये जो प्रॉब्लम आपने लिया था, केवल वेव फंक्शन की वैल्यू ई रेज टू पावर आई के एक्स दिया था, ए आपने माना और फिर किया तो ए की वैल्यू आपको आ गई 1/√a। सब्स्टिट्यूट किया तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इस तरह का होगा 1/√a ई रेज टू पावर आई के एक्स। तो इस तरह से वेव फंक्शन से संबंधित यदि प्रश्न आते हैं आपको तो इस तरह से आप कर पाएंगे। एक आधा और मैं आपको करा दूंगा और फिर आपसे निवेदन यही करूंगा कि जितने न्यूमेरिकल आपके किताबों में सॉल्व एग्जाम्पल में दिए हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को कर जाइए। तो एनर्जी से संबंधित जो प्रश्न आएंगे इलेक्ट्रॉन इन पोटेंशियल बॉक्स के लिए या फिर वेव फंक्शन से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको आसानी से कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।